नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने एक नया प्रश्न लिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से। प्रश्न है, बायोम किसे कहते हैं? सवाना बायोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हमारी जो संस्कृत आईएएस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलता है वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। इस प्रश्न में वर्ड लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस प्रश्न के उत्तर की मांग 150 शब्दों में की गई है और इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ के ही आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न में दो भाग हैं। पहले भाग में बायोम किसे कहते हैं अर्थात बायोम के बारे में जानकारी मांगी गई है और दूसरे भाग में सवाना बायोम की प्रमुख विशेषताएं पूछी गई हैं। तो इस प्रश्न को इवेलुएट करने से पहले या इस प्रश्न का जो किसी परीक्षार्थी द्वारा लिखा गया उत्तर है उसे इवेलुएट करने से पहले हम कुछ कंटेंट देख लेते हैं, कुछ बातें समझ लेते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। पहले तो बायोम को समझ लेते हैं कि बायोम क्या होता है। बायोम का साधारण सा मतलब है कि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रफल पर या किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहते हैं। या एनसीईआरटी में इस बायोम को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि कोई बड़ा क्षेत्र, कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें जीव जगत और जो वनस्पति जगत है उसके अंतर संबंधों के योग को बायोम कहते हैं। तो सामान्य रूप से यही बात निकल कर आती है कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल में पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहा जाता है। और बायोम कई प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का बायोम हो गया, सवाना बायोम हो गया, टैगा हो गया, टुंड्रा बायोम हो गया। तो पृथ्वी के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के बायोम पाए जाते हैं। सवाना बायोम के बारे में मैंने कुछ जानकारी ली है, उसको भी पढ़ लेते हैं। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहते हैं। सामान्य तौर पर सवाना भूमध्य रेखा से 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक अर्थात विषुवत रेखा जिसका मान 0 डिग्री होता है, तो विषुवत रेखा के दोनों ओर 8 डिग्री से 20 डिग्री उष्णकटिबंध के जो क्षेत्र हैं उनमें सवाना का विस्तार पाया जाता है। सवाना में सभी मौसमों में स्थितियां गर्म रहती हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष केवल कुछ महीनों के लिए वर्षा होती है। सवाना में दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अक्टूबर से मार्च और उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल से सितंबर तक वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा आमतौर पर 80 से 150 सेंटीमीटर होती है, हालांकि कुछ मध्य महाद्वीपीय स्थानों में यह 50 सेंटीमीटर तक कम हो सकती है। शुष्क मौसम आमतौर पर आर्द्र मौसम की तुलना में लंबा होता है। औसत मासिक तापमान शुष्क मौसम में लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस और आर्द्र मौसम में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना में मिट्टी की उर्वरता आमतौर पर कम होती है। सवाना को भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के वर्षा वनों और उच्च उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मरुस्थलों या रेगिस्तानों के बीच भौगोलिक और पर्यावरणीय संक्रमण का क्षेत्र माना जा सकता है। शुष्क मौसम में सूखी घास के कारण लगने वाली आग कुछ पेड़ों को, विशेष रूप से अधिक संवेदनशील युवा पौधों का मतलब है कि जो हाल ही में विकसित हुए नए पौधे हैं, उनको नष्ट कर सकती है और इसलिए आग की गंभीरता सवाना वनस्पति की प्रकृति को भी बहुत प्रभावित करती है। सवाना जो घास के क्षेत्र है वहां पर आग लगने की जो घटनाएं हैं अक्सर होती रहती हैं। मैप पर एक बार विस्तार देख लेते हैं। तो जो ये आप लोग ग्रीन कलर के पैचेस जो देख रहे हैं वर्ल्ड मैप पे, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में या अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्र में, दक्षिण अमेरिका में, भारत के कुछ क्षेत्रों में यहाँ सवाना बायोम पाए जाते हैं। ये मैप भी देना चाहिए इस प्रश्न के उत्तर के लिए। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। इसने पहली लाइन लिखी है, पारिस्थितिकीय तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। ये ठीक से लिख नहीं पाया परिभाषा। इसे लिखना चाहिए था कि किसी पृथ्वी के किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहते हैं, या इस तरह से लिखना चाहिए था कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत जीव जगत और पादप जगत के अंतर संबंधों के योग को बायोम कहते हैं, तब बात ज़्यादा स्पष्ट होती। अगला लिखा है, जिसे आवास के आधार पर समुद्री और स्थलीय बायोम में सीमांकित किया गया है। सीमांकित किया गया है, विभाजित किया गया है, क्योंकि बायोम स्थलीय हो सकते हैं और सागरीय हो सकते हैं, ये बात सही है। आगे देखते हैं क्या लिखा है।
पारिस्थितिकीय तंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति है, इसलिए ही स्थलीय बायोम की पहचान प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर। बाकी पूरा नहीं है यहाँ पर। ये बात सही है कि पृथ्वी पर जितने भी बायोम हैं उनका निर्धारण वनस्पति जगत के आधार पर किया जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि किसी भी बायोम में जो वनस्पति जगत है उसका जैव भार या बायोमास जीव जगत के बायोमास से अधिक होता है। तो बायोमास की अधिकता के कारण ही बायोम्स का निर्धारण वनस्पति जगत के आधार पर किया जाता है। ये बात ठीक से ये स्पेसिफाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन कर नहीं पाया। और यहाँ पर बायोम्स के प्रकार दिए गए हैं कि कितने प्रकार के बायोम्स होते हैं या उदाहरण बायोम्स के कितने हैं। तो यहाँ पर बाकी ही पूरा नहीं है, लेकिन जो लिखा है वर्षावन बायोम, सवाना, स्टेपी, टैगा, मरुस्थलीय, टुंड्रा बायोम, ये सही वर्गीकरण लिखा हुआ है कि ये बायोम के प्रकार हो गए। तो पहला जो भाग है प्रश्न का कि बायोम किसे कहते हैं, इतनी ही सारी जानकारी देनी चाहिए, लेकिन ये बच्चा परिभाषा को थोड़ा ठीक से नहीं लिख पाया और यहाँ पर इसने एक लाइन पूरी तरह से पूरी लाइन नहीं लिखी जिससे कि बात ठीक से समझ में आती। आगे देख लेते हैं। सवाना बायोम के बारे में लिखा है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बायोम कहते हैं। ये बात पूरी तरह से सही है कि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हीं को सवाना कहा जाता है। अगले पेज पर देख लेते हैं। सवाना के बारे में ही लिखा है, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और भारत में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम लोगों ने अभी मैप पर देख लिया, दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ क्षेत्र, भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में सवाना घास भूमि विस्तृत होती है। लेकिन ये जो मैप बनाया है, मैप ठीक नहीं है, मैप में सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन एरिया जो चिन्हित किए हैं वो एरिया ठीक है चिन्हित किए हुए, लेकिन मैप थोड़ा पुअर कैटेगरी का है। आगे देखते हैं कि सवाना की विशेषताओं में क्या क्या लिखा है। सवाना बायोम की जलवायु गर्म जलवायु है, ये बात सही है। उष्ण कटिबंधीय है तो उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ लंबे घास और कहीं कहीं छोटे पेड़, लंबे नहीं लंबी लिखना चाहिए। यहाँ लंबी घास और कहीं कहीं छोटे पेड़ कम संख्या में पाए जाते हैं, ये बात सही है कि जो पेड़ होते हैं उनकी संख्या कम होती है सवाना के क्षेत्र में। जो सुरक्षा प्रदान करती है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या लिखना चाह रहा है। आगे लिखा है क्योंकि इस बायोम में आग एक सामान्य घटना है, ये बात भी सही है कि जो सवाना बायोम के क्षेत्र हैं उनमें आग लगने की घटना अक्सर होती रहती है, तो ये बात सही लिखी है। यहाँ मिट्टी पतली, मिट्टी पतली का मतलब ये हो सकता है, ये लिखना चाह रहा हो कि जो मृदा की परत होती है वह काफ़ी पतली होती है। ह्यूमस कम मात्रा में होता है, ये बात भी सही है। वर्षा की मात्रा 600 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, नहीं ये जानकारी गलत दी है। मैं जूम करके दिखाता हूँ। और बच्चे ने लिखा है वर्षा की मात्रा 600 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है, ये जानकारी गलत है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है औसत वार्षिक वर्षा आमतौर पर 80 से 150 सेंटीमीटर होती है। हालांकि कुछ मध्य महाद्वीपीय स्थानों में ये 50 सेंटीमीटर तक कम हो सकती है। तो अगर ये बच्चा लिख देता कि लगभग 100 सेंटीमीटर होती तब भी मैं सही मान लेता, लेकिन 600 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है, ये जानकारी गलत दी गई है। अगली लाइन पढ़ लेते हैं। शाकाहारी जानवरों की संख्या अधिक होती है, ये बात भी सही है। नियंत्रक, जल की उपलब्धता, इस बात से मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। फिलहाल इसने अगर इसको वर्षा की मात्रा जो कि गलत जानकारी दी गई है, नियंत्रक, जल की उपलब्धता या एक दो जगह और भी इसने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है, तो अगर ऐसा ना होता तो इस प्रश्न में काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है लिखने के लिए। अब मार्क्स देख लेते हैं कि इसे कितने नंबर दिए जाने चाहिए। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न में निष्कर्ष नहीं लिखा गया है और निष्कर्ष लिखने की ऐसे प्रश्नों में आवश्यकता भी नहीं होती। जिन प्रश्नों में सीधे सीधे तथ्यों की मांग की गई हो तो वहाँ निष्कर्ष लिखने की जरूरत भी नहीं होती। जैसे इस प्रश्न में लिखा गया है, पूछा है बायोम किसे कहते हैं, सवाना बायोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल सही किया इस बच्चे ने कि सीधा
कुछ पॉइंट्स में उसकी विशेषताओं को लिख दिया गया और उसके बाद निष्कर्ष की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सवाना बायोम की विशेषताओं के बारे में पूछा गया तो विशेषताएं पॉइंट्स में लिख दी गई हैं। तो ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर्मेट इस बच्चे का बिल्कुल सही है। अब मार्क्स के बारे में देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के समूह को बायोम कहते हैं। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि इसने परिभाषा को सही तरीके से नहीं लिखा है। इसे लिखना चाहिए था कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहते हैं, क्योंकि कीवर्ड उसने जो मुख्य शब्द था बायोम्स की परिभाषा का कि किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत होने पर ही पारिस्थितिक तंत्र को बायोम कहा जाएगा, उसे छोड़ दिया है। आवास के आधार पर समुद्री और स्थलीय बायोम में सीमांकित किया जाता है, ये बात सही है। हालांकि परिभाषा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक, यहाँ पे भी बच्चा थोड़ा सही से समझा नहीं पाया कि बायोमास की अधिकता के कारण जो बायोम होते हैं उनका निर्धारण वनस्पति जगत के आधार पर होता है। लेकिन बातें जो लिखी वो ठीक लिखी थी और इसने जो बायोम के कुछ प्रकार लिखे हैं वे भी सही लिखे हैं। तो पहले भाग के लिए मैं इसे 1.5 नंबर दूंगा। अगर ये परिभाषा को भी ठीक से लिख देता तो मैं इसको ज़्यादा नंबर देता। सवाना बायोम, अब दूसरे भाग में पूछा गया था कि सवाना बायोम की विशेषताओं के बारे में, तो देखते हैं क्या लिखा है। सवाना बायोम, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना बायोम कहते हैं, ठीक। और आगे के जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वो सारी बातें सही लिखी थी, केवल एक बात यहाँ पर ठीक से नहीं लिखी कि जो वर्षा की मात्रा है 600 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, और अगली बात जो लिखी थी कि नियंत्रक जल की उपलब्धता, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें इस बच्चे ने सही लिखी थी पूरे पेज पर। बस इसकी जो एक वीकनेस रही है कि मैप ठीक से नहीं बना पाया। हालांकि जो इसने जो एरियाज जो चिन्हित किए हैं वो सही चिन्हित किए हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं इस बच्चे को 2 नंबर दूंगा। इस तरह से इस बच्चे को 10 में से 3.5 नंबर। और इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा, पहली चीज़ कि परिभाषा को ठीक से लिखना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न के उत्तर की जो शुरुआत हुई है परिभाषा से हुई है, तो परिभाषा हमेशा ठीक से लिखें। दूसरी चीज़ है कि कुछ जगह पे लाइंस अधूरी थी, वाक्य अधूरे थे, उनसे बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थी बात। तीसरी चीज़ है कि जिस बात को भी लिखें उसको ठीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से समझा के लिखें, तथ्यों की गलतियाँ ना करें। और जो ज्योग्राफी के आंसर्स होते हैं या पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े विषयों के जो उत्तर होते हैं उनमें जहाँ पर भी ज़रूरत हो मानचित्र को अवश्य बनाएं। मानचित्र हालांकि इस बच्चे ने बनाया था, एरियाज भी सही तरीके से चिन्हित किए थे, लेकिन मानचित्र ठीक नहीं था, उसमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। तो मानचित्र बनाना जरूर आना चाहिए भूगोल के और पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए खंडों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। ये इस बच्चे के लिए सलाह है और इस बच्चे को 10 में से 3.5 नंबर मैंने दिए हैं और अधिकतम अंक 50% एक्सीड नहीं करते। तो मेरा ये तरीका है और यूपीएससी का भी यही पैटर्न है कि किसी भी कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि जीएस के पेपर में या जो जीएस के पेपर्स होते हैं उनमें जो मार्क्स मिलते हैं वे 50% एक्सीड नहीं करते, इसलिए 50% से मार्क्स नीचे ही रहते हैं। अब हम लोग इस एपिसोड के बाद अगले कार्यक्रम में मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।